हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेश सिंह आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के केस में 12th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर जो है तो इसका डिस्कशन करते हैं। इसके अंदर मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट समझा दिए हैं, तो जिसने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो उन वीडियोस को देख ले और रिवाइज कर ले, ताकि आप इन कॉन्सेप्ट्स को या इन न्यूमेरिकल्स को अच्छे से डिस्कस कर पाओ। ठीक है, और मैं तो कह रहा हूँ कि आप पहले वो वीडियोस एक बार देख लो, देन आप इसके बाद ये न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करना। मैं आज न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहा हूँ फर्स्ट चैप्टर के। ठीक है, लास्ट क्लास में मैंने आपको समझाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब होता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया। किसी भी एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होती हैं उनका एक नंबर। मान लो ऐसे कर लो एक एरिया है, तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है उसका मैंने आपको फॉर्मूला डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है दैट इज इक्वल्स टू E डॉट A। अगर ये डॉट प्रोडक्ट है और इस डॉट को अगर हम हटाएंगे तो यहाँ पे लग जाएगा cos थीटा। डॉट प्रोडक्ट के केस में ये लग जाएगा cos थीटा। थीटा क्या है यहाँ पे जो थीटा है वो एंगल बिटवीन है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर। जी हाँ, एरिया वेक्टर भी होता है। जो यहाँ पे एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, उस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हमेशा सरफेस के क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। मान लो सरफेस है, इसको हम ऐसे मान के चलते हैं, तो ये सरफेस है, ठीक है, और ऑब्जर्वर यहाँ पर है, आप यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हो, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। आउटवर्ड नॉर्मल यानी नॉर्मल ऐसे नहीं होगा, नॉर्मल ऐसे होगा, ताकि ये इस सरफेस से 90 डिग्री का एंगल बनाए। और ऑब्जर्वर यहाँ पर, तो आउटवर्ड क्या होगा इसका, ये होगा ना कि ये होगा। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा एरिया वेक्टर का, इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हमेशा क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल होगा। और क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है इसलिए जो यहाँ पे फाई यानी जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे होगा स्केलर क्वांटिटी। चलो भाई आगे चलते हैं। मैंने आपको एक्सियल डायपोल और इक्वेटोरियल डायपोल वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपको समझाया था कि एक्सियल डायपोल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है E इक्वल टू 2kp/r3, और इक्वेटोरियल के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है E इक्वल टू kp/r3, जहां पे P जो होता है उस P का मतलब होता है डायपोल मूवमेंट। चलो भाई सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो बेस्ड है कूलॉम्स लॉ के ऊपर। जो ये क्वेश्चन आप देख रहे हो ये किस पे बेस्ड है, कूलॉम्स लॉ बेस्ड है। इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे इसने क्वेश्चन में ये बोला कि फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q4 चार्ज, यानी इस Q4 चार्ज पे कितना फोर्स लग रहा है, तो हम डिस्कस करते हैं इसको। ये स्क्वायर है, ठीक है, तो यहाँ पे चार्जेस आपको -2 +2 एंड +8 और +2 ये चार्जेस गिवन है। ठीक है, तो इस पे फोर्स निकालेंगे, तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा सकता है, मुझे यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो फोर्स का फॉर्मूला जो कूलॉम्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, K=1Q2/r²। ये फॉर्मूला होता है K=1Q2/r²। तो ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को हम यहाँ पे लगाते हैं। तो चलो देखते हैं, ये वाला फोर्स, ये वाला जो चार्ज है, ये चार्ज इस चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, ये भी लगाएगा और ये भी लगाएगा। तो जब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाता है तो कितना फोर्स लगाएगा, पहले देखते हैं कि ये अगर इस पर फोर्स लगाएगा तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करना चाहेगा। किस डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा, इस डायरेक्शन में। ये नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। मान लेते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय ऑन 4 ड्यू टू 1, यानी 4 पे 1 के थ्रू जो फोर्स लगेगा वो ये हो जाएगा। और वो फोर्स कितना होगा, फोर्स एक्सपीरियंस बाय Q4 चार्ज ड्यू टू Q1 कितना होगा, Q1 Q4 यानी Q1 Q2 यानी Q4/r², यानी इनके बीच का ये डिस्टेंस। तो ये r ये कितना हो जाएगा, √2r, और इस √2r का क्या लग जाएगा, पूरा स्क्वायर। तो फोर्स लग जाएगा K=1Q2/r²। तो इसका मैग्नीट्यूड क्या है, ये। ठीक है, ये अपनी कॉपी में लिखते हो, चलो कॉपी में सॉल्व करते चलो, वीडियोस ऐसे मत देखो, कॉपी में सॉल्व करना है आपको।
ठीक है, तो ये फोर्स लगेगा। चलो भाई आगे चलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड पता लग गया। तो ये वाला और ये वाला, ये पेयर आइडेंटिकल है, ठीक है, तो ये इसका फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड, ये इसको रिपेल करेगा अपवर्ड, और ये इसको रिपेल क्या करेगा, इस डायरेक्शन में। तो जब ये इसको रिपेल करेगा तो 4 पे फोर्स किसकी वजह से लगेगा, 2 की वजह से, एंड देन ये जो फोर्स लगेगा 4 पे, ये किसकी वजह से लगेगा, 3 की वजह से, क्योंकि ये वाला जो डायरेक्शन है किसका है, इस चार्ज का है, तो फोर्स पे ड्यू टू 3, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, K Q1 कितने है, 2 माइक्रोकूलम। मैं आपको एक बार लिख के दिखा देता हूँ। Q1 Q2 कितने हैं, ये वाला मैग्नीट्यूड कितने है, 8 माइक्रोकूलम। K का मैग्नीट्यूड आपको पता ही है, 9 × 10 की पावर 9, और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है, r का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या बन रहा है, आपको यहाँ पे कंसेप्ट समझना है। ठीक है, यहाँ पे कंसेप्ट क्या चल रहा है, कंसेप्ट यहाँ पे चल रहा है कि इसने इस पे फोर्स कराया इस डायरेक्शन में, इसने इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ बन जाएगा, इस डायरेक्शन में। ठीक है, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा उसको मान लेंगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जी हाँ, इसका और इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसे मान लेंगे f डैश। अब फिर वेक्टर का कॉन्सेप्ट, मैंने बोला था ना आपको वेक्टर का कॉन्सेप्ट हर जगह लगने वाला है, इसलिए मैंने वेक्टर पे एक वीडियो बना रखी है, उस वीडियो को आप देख लीजिए। ठीक है, तो जो वेक्टर है उसके कॉन्सेप्ट के हिसाब से ये जो फोर्स है इन दोनों में से कौन सा फोर्स ज्यादा है, तो यहाँ पर भी ये देखना होगा। तो जो भी फोर्स ज्यादा होगा, ठीक है, मान लो ये है, मान लो ये ज्यादा है, तो नेट फोर्स क्या आ जाएगा, जो नेट फोर्स यहाँ पे आएगा वो आ जाएगा F4 माइनस F डैश। जी हाँ, मैंने आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व नहीं किया, मैंने आपको यहाँ पे डायरेक्शन दी है, ट्रिक दी है कि कैसे इसको सॉल्व करना है, और इस क्वेश्चन को ऐसे ही सॉल्व करना है आपको जैसे आपको बताया गया है। चलो भाई, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इसको मैं यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हटा रहा हूँ, तो आप इसको नोट पहले कर लें। ठीक है, चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बहुत बढ़िया बात बोली हुई है। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन जो है नीट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये मैं आपको करवा देता हूँ। डायपोल मोमेंट जो आपने पढ़ा था, P का जो फॉर्मूला, डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, वो पढ़ा था Q * 2A, जो चार्ज इनटू सेपरेशन बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, वो होता है 2, दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस काफी क्या होता है, स्मॉल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो डायपोल मोमेंट निकालना है, तो वो डायपोल मोमेंट कैसे निकालनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे -4 माइक्रोकूलम का चार्ज है, +2 माइक्रोकूलम, ये +2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको प्रोसीड करें, तो कुछ बच्चे तो ये सोचेंगे में कैसे होगा, मैं भी सोचूंगा कैसे होगा। तो इसके लिए हमें इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। जी हाँ, ठीक है, इस चार्ज को दो पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट्स को क्वेश्चन हो सकता है अजीब लगे, पर अजीब है। तो -2 माइक्रोकूलम का चार्ज और -2 माइक्रोकूलम का चार्ज, तो यहाँ पे दो सिस्टम बन गए। एक सिस्टम तो ये बना आपका, ठीक है, और एक सिस्टम ये बन गया, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट। तो इसका जो डायपोल मोमेंट होगा वो नेगेटिव टू पॉजिटिव। डायपोल मोमेंट में जिसने वीडियो नहीं देखी वो वीडियो दोबारा देखें, ठीक है, तभी आपको समझ में आने वाला है डायपोल मोमेंट का कॉन्सेप्ट। तो ये जो डायपोल मोमेंट यहाँ पे आएगा वो कितना होगा, Q कितना है, 2 माइक्रोकूलम, इनटू के बीच का डिस्टेंस 2a, यानी 2a यहाँ पे क्या है, r। ठीक है, और ये डायपोल मोमेंट कितना होगा, सिमिलर होगा, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। इसका डायरेक्शन क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव। नेगेटिव से पॉजिटिव, एक का डायरेक्शन इधर है और दूसरे का डायरेक्शन इधर। तो इस वजह से, क्योंकि P1 भी P है, यानी एक डायपोल मोमेंट ऊपर वाले का और दूसरे वाले का P है, तो नेट डायपोल मोमेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में जाएगा, और दैट डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू √P1² प्लस P2²। इस टाइप से ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये आपको लग रहा होगा कि कैसे क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी आ सकते हैं, तो देख लो आपको। तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे। ठीक है, चलो भाई,
इसको मैं रफ करता हूं, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, ताकि इन फ्यूचर आप इस क्वेश्चन को दोबारा कर पाए। अब हम प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखो एक बार, ये क्या है, एक स्फेरिकल कंडक्टर है। इस स्फेरिकल कंडक्टर के अंदर स्फेरिकल कंडक्टर तो है, बट ये स्फेरिकल कंडक्टर जो है वो हॉलो है। ये इंपॉर्टेंट बात है भाई, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर है। तो इस हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के केस में ये पूछ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी पॉइंट पे कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी पॉइंट पे कितना होगा। तो ये निकालने के लिए सॉल्यूशन नंबर 3 कैसे होगा, यहां मैं आपको समझाने वाला हूं उसको। यहां पे जो क्वेश्चन बोला उसने गिवन चार्ज कितना है, गिवन चार्ज 5 माइक्रोकूलम। पहली बात, सेपरेशन कितना है यहां पे, यानी जो रेडियल डिस्टेंस है दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर, एंड 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे भाई सेपरेशन कितना होगा, बता दो, आंसर निकाल दूंगा, पर ऐसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी कितना होने वाला है, 0। एग्जामिनर क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल के हिसाब से देगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट सी है वो दैट इज इक्वल टू 0, बिकॉज़ इन द केस ऑफ हॉलो कंडक्टर या किसी भी कंडक्टर केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इनसाइड वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। ये आपको मैंने पहले बताया था, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए और बी पॉइंट, तो ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, चार्ज से डिस्टेंस में से, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज भी एक जैसा है। ए के लिए भी चार्ज वही है, बी के लिए भी चार्ज वही है, और इनके बीच का सेपरेशन भी क्या है, सेम है। तो इस केस में क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड और ए और बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पता है, जिसको नहीं पता वो दोबारा उस वीडियो को देखें, तभी आपको k क्यू बाय r स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था, k क्यू बाय r स्क्वायर था। एक्सियल और इक्विटोरियल के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड अलग आता है, डेरिवेशंस के हिसाब से। अगर आप देखो तो लास्ट क्लास में समझाया था, देख लो उसको एक बार वीडियो को। कितना होगा ये, इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, k क्यू कितना है 5 माइक्रोकूलम को कूलम में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁶ से मल्टीप्लाई करते हैं अपॉन r स्क्वायर। r कितना है 10 इनटू, तो 10 इनटू 10⁻² कर सकते हो 0.1 का होल स्क्वायर, 0.1 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पे भी आ जाएगा और बी पे भी आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 देखो जल्दी से फटाफट, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना, आप सॉल्व पूरा नहीं कर सकते हम फिलहाल, टाइम की कमी है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए और बी निकालने के बाद क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा आपने, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा phi इक्वल टू E डॉट A पढ़ा है। अब हम यहां पे देखेंगे जी, हम यहां पे देखेंगे इस क्वेश्चन में, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, सॉल्यूशन नंबर 4, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है 60 न्यूटन पर कूलम। ये आई क्या क्यों दिया, ऐसे दिया होगा, छोड़ो आगे। एरिया वेक्टर कितना दे रखा है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब बोल रहा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालो। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का होगा फाई, कोई बच्चे सोचेंगे फाई क्या है भाई, हम तो पढ़ा नहीं है भाई। फाई जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, पढ़ना पड़ेगा। जो पहले वाली वीडियोस देखो और उसको समझो पहले। लॉकडाउन के टाइम पे कुछ बच्चे तो जो पढ़ाई छोड़ ही दिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये है 60 न्यूटन पर कूलम, एंड एरिया वेक्टर इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो क्या होगा इसके केस में, फाई और E डॉट A। मैंने आपको पहले बताया कि वेक्टर के केस में वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पे डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, तो डॉट प्रोडक्ट के केस में क्या होता है, डॉट हटने पे क्या लग जाता है cos फाई। कुछ बच्चे बोल रहे क्यों हटा दिया सर, आपको नहीं आता क्यों हटा दिए भाई, ये मैग्नीट्यूड है। किसी वेक्टर का जब मैग्नीट्यूड लिख दिया आपने, पहले इसको ऐसे लिखा था डॉट करके, जब ये हटेगा तो ये क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड बनता है। किसी वेक्टर का जो वैल्यू है वो बनता है,
बेसिक्स आपके अगर वीक है तो उसे स्ट्रॉन्ग कर लो। चलो भाई, तो यहाँ पे जो I और J क्या है, इसका एडवांटेज भी है।